Hello, am I audible? जी। गुड मॉर्निंग इसका जी। अबाउट आइज के Good प्लेटफॉर्म morning. पर आपको स्वागत है। Thank you. आज आपका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है। हमारे साथ अमित सर हैं, आपका मॉक लेंगे। आप कंफर्टेबल फील कर रही हैं? जी मैम। ओके, यस सर, प्लीज कंटिन्यू। मॉर्निंग। आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है मुझे। अपने बारे में बताइए, आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और आप अभी वर्तमान में क्या कर रही हैं? जी सर, मैंने बॉटनी ऑनर्स किया है हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। उसके पश्चात मैंने मास्टर्स किया है बॉटनी में। उसके बाद से मैं अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ सर। मास्टर्स आपने कहाँ से किया है? सर वो मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से किया हुआ मेन कैंपस? है। नो सर, गाजियाबाद में एक कॉलेज है उनका, एमएमएच कॉलेज, वहाँ से मैंने किया हुआ है। चलिए। अच्छा, आप ये बताइए कि 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी? सर 16th फाइनेंस कमीशन ने जो उनका फिस्कल फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा ट्वीक किया हुआ है, तो उन्होंने अलग अलग मापदंडों पे अपने वो दिया हुआ है। उनका जो फॉर्मूला है उसमें उन्होंने जो जीडीपी परफॉर्मेंस है उसको भी 10% इस बार नया जो उन्होंने एडिशन किया है वो है इस बार। उत्तर प्रदेश के हिसाब से कैसा है ये फार्मूला, सही है या गलत है? सर मुझे लगता है ये फॉर्मूला उचित है, क्योंकि यूपी जिसकी देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इस टाइम, तो उसे सेंटर से फिस्कल सपोर्ट चाहिए और वो ये फिस्कल फॉर्मूला प्रोवाइड करता है। ओके। सॉरी सर, पावर कट हो गया है यहाँ पे। चलिए, कोई बात। मैं ई एक मिनट ट्वेंटी में। फ्यूल क्या जी सर। E20 फ्यूल क्या होता है? सर E20 फ्यूल जो होता है उसमें हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं। इज इट गुड और बैड? व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ द E20 फ्यूल? सर हम E20 जो ब्लेंडिंग है उसके उसमें हम ये देख सकते हैं कि उसमें पॉलिसी जो इंटेंट था और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें थोड़ा सा गैप है, क्योंकि वो वेल इंटेंडेड पॉलिसी थी कि हम कार्बन एमिशंस को कम करें, बट अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि उससे जो इंजन है उसको थोड़ा सा डैमेज पहुंच रहा है। तो इसको थोड़ा सा रिसर्च बैक करके मुझे लगता है इसको शुरू करना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, इधर प्रेसिडेंट के पास 3 इमरजेंसी पावर्स होती हैं, जी वो सर। क्या क्या होती हैं? सर उनके पास आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी को डिक्लेयर करने की पावर होती है, नेशनल इमरजेंसी को। और उनके पास आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की पावर होती है। और सर आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर होती है। तो क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगी थी भारत में? सर आज तक कभी नहीं लगी है। कभी नहीं लगी? कोविड के टाइम जी पर सर। गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के डीए को फ्रीज किया था, पता है आपको? नो सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो क्या वो फाइनेंशियल, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के डीए को फ्रीज कर दिया गया था करीब करीब 1 साल 1.5 साल के लिए। तो वो किस पावर्स के अंडर में किया गया था? सर फाइनेंशियल इमरजेंसी तो नहीं थी। उसके आगे का मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस विषय में। कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि यूपी के बजट के बारे में बताइए। जी सर, जो यूपी का बजट अनाउंस हुआ है वो करीब 9.12 लाख करोड़ का हुआ है, और वो अभी तक का यूपी का सबसे बिगेस्ट बजट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा सोशल वेलफेयर पे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे और फार्मर्स के वेलफेयर पर फोकस किया गया है सर। सेक्टर वाइज एलोकेशन बता सकती हैं या परसेंटेज में? जी सर, अभी मुझे ध्यान नहीं है। मैं ज़रूर इसको पढ़ लूँगी जाके। चलिए ठीक है।
अच्छा, आपने जो बॉटनी से बीए और एमए सॉरी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज़ रहेगा? जी सर, जो बॉटनी है उसके वाइड एप्लीकेशंस हो सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट से लेकर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट तक। जैसे कि हम रूरल जो सेटअप है वहाँ पर अ, उस जगह के जो क्या जो भी बॉटनी है उसको हम स्टडी करके वहाँ पे क्या प्लांट्स जो सूटेबल रहेंगे वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ गवर्नमेंट पुश कर रही है, तो उसको भी हम इसके थ्रू जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे कि बक्यूलो वायरसेस और जो भी होते हैं जिनसे केमिकल हम ज़्यादा प्रयोग ना करें, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम सर जो जीआई टैग हैं, जैसे कि काला नमक राइस है सिद्धार्थनगर का, ऐसे ही हम ज्योग्राफी वाइज जो ट्राइबल एरियाज हैं तो उनकी भी हम स्टडी करके कि वो क्या उनके इंडिजिनस प्लांट्स हैं जो वो ग्रो करते हैं, उनको हम फूड प्रोसेसिंग उसकी कैसे हो सकती है और कैसे ग्लोबल मार्केट में उसे हम ब्रांड यूपी के तहत सेल कर सकते हैं, इस पर वर्क किया जा सकता है। ओके। अच्छा, आपने इथेनॉल फ्यूल के बारे में बताया था। इथेनॉल फ्यूल से फूड सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ेगा? इसमें कुछ फूड सिक्योरिटी के इम्प्लीकेशंस हैं? जी सर, अगर हम देखें तो हो सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स होते हैं वो मोस्टली जो फूड ग्रेन्स होते हैं जैसे कि मेज है या शुगर केन, इन पर रिलाई करके वो प्रोड्यूस किया जाता है। बट सर, अगर हमें इसमें प्रोग्रेस करनी है तो हम जो फोर्थ ग्रेड बायोफ्यूल्स होते हैं जिनमें हम बायोलॉजिकली इंजीनियर्ड एल्गे का यूज किया जाता है, तो उससे हम अपने फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सकते हैं और अपने जो नेट जीरो का टारगेट है 2070 का वो भी अचीव कर सकते हैं। सर, नेट जीरो जो आपने बताया, नेट जीरो का मीन्स क्या होता है? नेट जीरो का मतलब क्या होता सर, नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जितने हम एमिशन CO2 एमिशंस हम प्रोड्यूस करें वो हम अब्जॉर्ब भी कर लें, तो उसे फिर हम नेट जीरो एमिशंस बोलते हैं। है? ओके। अच्छा, तो नेट जीरो में कहीं ये हुआ कि पोल्यूशन कम करना है, खाली ऑफसेटिंग करने ऑफ पोल्यूशन की बात करी है? मीन्स आप अभी भी जितना पोल्यूशन कर रहे हैं उतना करते कम नहीं करेंगे। आप उसकी जगह उसको ऑफसेट करने के लिए ग्रीन प्लांट्स लगाएंगे या ये सब चीज़ें करेंगे, तो क्या ये वाइबल है नेट जीरो? जी सर, क्योंकि हमने अपना टारगेट भी 2070 का रखा है, तो वो उसी हिसाब से रखा है, क्योंकि हम विकसित भारत होने का भी संकल्प देख रहे हैं 2047 तक। तो मुझे लगता है 2070 तक ये बिल्कुल भारत के लिए वाइबल है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जितना चाहें उतना पोल्यूशन हम करें, उसमें जो पोल्यूशन है उसको भी हम कम करने का प्रयास करेंगे। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपमेंट में थोड़ा CO2 एमिशंस मतलब होता ही है, लेकिन हम उसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। गैसिफिकेशन ऑफ कोल, इसका क्या मतलब? जी सर, प्लीज रिपीट। गैसिफिकेशन ऑफ कोल। सर, गैसिफिकेशन ऑफ कोल अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद सिन गैस से रिलेटेड है, बट मुझे इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप सनातन सनातन धर्म से क्या समझते हैं? सर, सनातन धर्म से मैं ये समझती हूँ कि एक ऐसा धर्म जो कि सदा काल से चला आ रहा है, और वो हमारी जो भी मॉरल कंडक्ट है उनको हमारे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसकी ओरिजिन से ही गाइड कर रहा है। धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म? सर, धर्म का मतलब जहाँ तक मैं समझती हूँ तो वो होती है हमारी मॉरल ड्यूटी, जो कि हमें अपने रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से निभानी होती है। तो धर्म का आप इस्तेमाल प्रशासन में करेंगी? जी सर, बिल्कुल। मॉरल ड्यूटी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है एक सिविल सर्वेंट के प्रोफेशन में। तो जो हम डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं कि मॉरल ड्यूटी हमेशा ऊपर रहती है कॉन्सिक्वेंसेस के, तो मैं ज़रूर प्योरिटी ऑफ मीन्स का पालन करूंगी। ओके।
आपने प्योरिटी ऑफ मीन्स की बात करी है, मतलब मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एंड्स। सर मैं ये सोचती हूँ कि मीन्स और एंड दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, दोनों की ही प्योरिटी इम्पोर्टेंट है। अ, लेकिन सर मेरे लिए मीन्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, मीन्स आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर। अच्छा, मान लीजिए कोई इमरजेंसी में, मेडिकल इमरजेंसी है, और आप रेड लाइट तोड़ के जा रहे हैं, बट एंड से आपका है कि आपको लाइफ सेव करनी है, तो मीन्स लेकिन आपका गलत है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? सर मतलब ये किस टाइप का सिनेरियो, मतलब मुझे कैसे जल्दी पहुंचकर लाइफ सेव करनी है या फिर। आप ही गाड़ी चला रहे हैं, आप ही ड्राइवर हैं, और आपका कोई नियर एंड डियर वंस है, ही और शी इज इन अर्जेंट मेडिकल नीड, ठीक है, और आपको रॉन्ग साइड या फिर रेड लाइट इन सब चीज़ों को तोड़ के आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे, मेडिकल इमरजेंसी थी, और आपका पर्पस था यू हैव टू सेव द लाइफ, बट आपने इन बिटवीन रास्ते में रॉन्ग साइड भी चलाया, ट्रैफिक रूल्स वायलेशन भी करे, रेड लाइट भी तोड़ी, ओवर स्पीडिंग भी करी, तो इसमें आप क्या करेंगी, कि आपका क्या रहे, क्या इसको सही बताएंगी, या ये एक्शन आप नहीं लेंगी? सर मैं ये एक्शन नहीं लूंगी, क्योंकि जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो भी किसी पर्पस के लिए हैं। तो अगर जैसे मैं ओवर स्पीडिंग कर रही हूँ तो उससे भी फिर एक तरीके से जान का खतरा ही है। तो मैं ट्रैफिक रूल्स का पालन करके ही बिना ओवर स्पीडिंग करे ही हॉस्पिटल पहुंचने का प्रयास करूंगी। या फिर मैं मेडिकल सर्विसेज को भी कांटेक्ट कर सकती हूँ, एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा भी मैं ले सकती हूँ अगर मेडिकल इमरजेंसी है सर तो। बट मेडिकल इमरजेंसी है, टाइम आपके पास कम है, और एम्बुलेंस आएगी तो एम्बुलेंस पहले जाम में फंस के आएगी, फिर वापस जाएगी उसी जाम में, टाइम कम है आपके पास। सर ऐसे केस में मैं कोई ऑल्टरनेट रूट लेने का ट्राई करूंगी जो कि ट्रैफिक रूल्स के अंडर ही रहे। बट मैं सर ओवर स्पीडिंग करने से बचूंगी। रेड लाइट तोड़ देनी, अगर रेड लाइट, अगर आपके पास रोड मान लीजिए खाली है, रोड आपकी खाली है और रेड लाइट है, तभी भी वो स्पीडिंग रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे आप, बट मेडिकल इमरजेंसी है, टाइम कम है आपके पास। सर रेड लाइट में भी जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुभव है, रेड लाइट पे में भी इतना टाइम नहीं लगता है, तो आई थिंक मैं उसका भी पालन करूंगी। ओके, चलिए ठीक है। चलिए अब आप ये बताइए कि इंडियन सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी में फ़ोन का एडिक्शन काफ़ी बढ़ रहा है, सोशल मीडिया का, बच्चे सोशल मीडिया पे एडिक्टेड रहते हैं। वो आपने सुना होगा, गाजियाबाद में 3 बहनें थी, कोरियन ड्रामा के चक्कर में तथाकथित सुसाइड हो गया उनका। तो क्या कारण जी है सर। जिससे आज की डेट में बच्चे या बड़े भी सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, और आप इसे कैसे निदान करेंगे इनसे? सर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एडिक्शन का कारण स्पेशली बच्चों में ये है कि कोई ऐसी गाइडलाइंस ना होना जिससे कि उन पे रेगुलेशन लगाया जा सके। जो कंटेंट है ऑनलाइन उसका सेक्टोरल डिवीजन ना होना कि कौन सा अप्रोप्रिएट है चिल्ड्रन के लिए, और बहुत ही ज़्यादा वीक रेगुलेशंस होना। तो जो एल्गोरिदम भी होता है वो भी उसी कंटेंट को ड्राइव करता है जो आप बार बार देखते हैं। तो जैसे कि इसमें हम बेस्ट प्रैक्टिस जो ऑस्ट्रेलिया की है कि उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया हुआ है, इसको हम फेज्ड मैनर में इंडिया में भी शुरू कर सकते हैं सर। और कुछ? सर हम इसको यही कर सकते हैं कि हम पायलट रूप में इसको हम करें, और सोशल मीडिया के जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं उनको भी हम फैलाएं और लोगों को बताएं कि कैसे इससे ब्रेन रॉट या जो भी मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। और अगर कोई भी मतलब व्यक्ति है या बच्चे हैं और उनको थेरेपी की ज़रूरत है तो भी हम टेलीमानस जैसी सुविधाएं उन तक हम प्रोवाइड करें ताकि वो इससे उबर सकें। चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर हो गया, आपको कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं।
सर मैंने शुरू में जब इंट्रोडक्शन अपना बोला था तो उसमें मैं अपनी हॉबी बताना भूल गई थी। तो हम्म, मतलब मेरी हॉबीज आप एक बार सुन लीजिए कि मतलब मैं बताऊं तो इससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हम्म, अगर, या मुझे बतानी बताइए चाहिए या नहीं। बताइए। तो एक तो सर हॉबी एक प्लॉकिंग है जिसमें हम वॉक करते हुए प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन करते हैं। क्योंकि मैं अपने कॉलेज में जब थी तो मैंने एक एनवायरमेंटल क्लब फाउंड किया था। तो उसमें हम प्लॉकिंग करते थे और फिर मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ के अभी तक वो कर रही हूँ। और दूसरा है सर पोइट्री राइटिंग। तो मतलब ये दोनों चीज़ें ही बोली जा सकती हैं या इनमें से कुछ स्किप कर दूं मैं, स्पेशली पोइट्री राइटिंग वगैरह। नहीं, ये आपने जो बताई, ये पहले ये हॉबी क्या थी? प्लॉकिंग। जी सर। स्पेलिंग क्या होती है इसकी? PLAWKING प्लॉकिंग। मतलब प्लॉगिंग स्वीडन में 2016 के अराउंड एक फिनोमेनन शुरू हुआ था, तो उसी का वॉकिंग वर्जन होता है प्लॉकिंग। तो इसमें प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन आप अच्छे से कर पाते हो वॉक करते टाइम। और फिर प्लास्टिक वेस्ट का क्या करते हो, कहाँ डालते हो उसको? प्लास्टिक वेस्ट से सर आप कोई भी जो वेस्ट टू आर्ट वाली चीज होती है उनकी इको ब्रिक्स बना सकते हैं। जैसे कि एक बॉटल में आप जो भी आपका वैसा फोल्डेबल प्लास्टिक वेस्ट है आप उसको फिल कर दीजिए और उनके आप वॉल्स बना लीजिए। जो कि जो खेत होते हैं वहाँ पे नील गाय की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके हम स्ट्रक्चर्स बनाते थे। और एक गिव मी ट्रीज करके एक संस्था थी, उसके साथ कोलैब करके हम लोग ये सब काम करते थे। तो ये बेसिकली यही सब कर सकते हैं, या फिर आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी को दे सकते हो तो उसे श्रेड करके रोड्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। देखिए, आपकी हॉबी तो अच्छी है, मुझे नहीं लगता। और आपने जो बताया कि स्वीडन से लेके आपने दो तीन जो नाम भी लिए हैं, बता सकते हैं। आप इसको डिफेंड करें सही से कि आप ये कैसे करती हैं, कैसे टाइम निकालते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। रही बात पोइट्री, पोइट्री तो कईयों की हॉबी रहती है। आप हम्म। पोइट्री को कर चलें। पोइट्री में आप क्या पोइट्री करती हैं? आप एक दो पोइट्स के आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप बता सकती हैं। ऐसा इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि वो अलग सी बात है। डाइवर्सिफिकेशन जितना दे सके उतना दीजिए, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। ओके सर। और और ठीक है सर। वेज एंड मीन्स पे थोड़ा, मैं कह रहा वेज एंड मीन्स हाँ पे सर, वो थोड़ा सा बैलेंस क्वेश्चन बना। थोड़ा सा उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है बेटर। नहीं, देखिए, आप उसमें ये बोल सकते हैं कि प्रायोरिटी आपकी मीन्स की रहेगी, बट अगर लाइफ सेविंग करना है तो अंडर कंट्रोल्ड स्पीड मुझे रेड लाइट भी तोड़नी पड़ सकती है, तो विद ड्यू कॉशन एंड प्रिकॉशन मैं जा सकती है। क्योंकि प्रेशर यहाँ पे ये है ना कि टाइम आपके पास वाकई में कम है, एम्बुलेंस आप बुला नहीं सकते हैं, और मेडिकल इमरजेंसी। तो इस समय अगर किसी की जान बच रही है आपके काम से, तो आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ओके आप सर। अगर आप बार बार आपको प्रेशर दिया जा रहा है कि लाइफ इज एट लाइफ और डेथ, हम्म। और फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं मैं उसमें जाऊंगी, तो फिर थोड़ा सा गलत। तो आप ज़्यादा इतना ज़्यादा भी मत वो रहिए कि इन दैट केस अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं विद ड्यू प्रिकॉशन एंड केयर मैं ड्राइव करके सही जगह जाऊंगा। बिकॉज लाइफ बचाना बहुत जरूरी है, लाइफ इज प्रेशियस। ठीक है, और जी सर। बाकी यही है। ठीक है। सम थिंग्स आर एथिकली रॉन्ग, illegal. Some things are not, some things some acts are illegal but are not ethical, but not ethical। ठीक है ना, उसमें आ जाता हम्म। है। ठीक है। ओके। जी सर। ओके, थैंक यू। ठीक है सर।